सोचिए, एक बहुत बड़ा मंच सजा हुआ है, पर्दा उठता है, स्पॉटलाइट चालू होती है और एक नाटक शुरू हो जाता है। मंच पर मौजूद हर इंसान मुस्कुरा रहा है, अपने अपने डायलॉग बोल रहे हैं और एकदम खुश दिखने की बेहतरीन एक्टिंग कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत अजीब और डरावनी बात है। मंच पर मौजूद किसी भी इंसान ने अपनी स्क्रिप्ट खुद नहीं लिखी है। बिल्कुल, कोई और उन्हें बता रहा है कि कब हंसना है, कब रोना है। हाँ, और सफल दिखने के लिए कौन से कपड़े पहनने हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि उस नाटक में काम करने वाले लोग ना ये भूल चुके हैं कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि किसी और की लिखी हुई वो स्क्रिप्ट ही उनकी असली आत्मा है। ये एक बहुत ही सटीक और गहरा दृश्य है, क्योंकि अगर हम समाज के मनोवैज्ञानिक ढांचे को देखें ना, तो ये कोई काल्पनिक नाटक नहीं है। मतलब ये आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सही बात है। इंसान एक ऐसे किरदार में इतना गहरा उतर चुका है जहां उसकी अपनी असली पहचान पूरी तरह से मिट चुकी है। और आज के इस गहरी चर्चा का मुख्य केंद्र यही विषय है। आज हमारे पास मनोविज्ञान से जुड़े कुछ बहुत ही प्रासंगिक शोध पत्र हैं। बर्नआउट और क्रॉनिक स्ट्रेस पर क्लिनिकल स्टडीज है, और साथ ही बॉलीवुड की मशहूर फिल्म तमाशा और उसके मुख्य किरदार वेद पर किए गए आम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के कुछ बेहतरीन नोट्स हैं। हाँ, जो कि बहुत दिलचस्प हैं। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य इन सभी स्रोतों के माध्यम से सिर्फ एक फिल्म की कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम कर रहे मानव मस्तिष्क के तंत्र को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसान अपनी पहचान खो देता है, समाज की उम्मीदों का दबाव दिमाग पर कैसे काम करता है, और अपनी असलियत को स्वीकार करके भावनात्मक उपचार यानी हीलिंग के उस मुश्किल सफर को कैसे तय किया जाता है। इस विश्लेषण का महत्व आज के समय में इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि तमाशा के वेद की कहानी असल में उस सर्वाइवल मोड का बेहतरीन उदाहरण है जिसे आधुनिक जीवन में एक सामान्य बात मान लिया जाता है। इस सर्वाइवल मोड को अगर एक उदाहरण से समझें तो ये एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह है जिसकी बैटरी सिर्फ 1% बची है। अरे हाँ, लो पावर मोड। बिल्कुल, वो लो पावर मोड में चला गया है। फोन चल तो रहा है, लेकिन उसने सारे बैकग्राउंड एप्स, सारा संगीत, सारी चमक बंद कर दी है ताकि वो बस किसी तरह स्विच ऑफ होने से बच सके। सही का। इंसान का दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो जीवित रहने की जद्दोजहद में व्यक्ति के असली स्वरूप, उसकी रचनात्मकता और उसकी खुशी को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। ये स्मार्टफोन वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। मतलब अगर हम इस लो पावर मोड की शुरुआत को देखें ना, तो ये बचपन से ही समझ में आने लगता है। हाँ, बिल्कुल। बचपन में वो बैटरी पूरी तरह से 100% चार्ज होती है। एक बच्चा जब खुश होता है तो वो पूरे शरीर से हंसता है, और जब दुखी होता है तो जमीन पर लेटकर रोने में भी उसे कोई संकोच नहीं होता, है ना? एकदम सही। उसकी हर भावना में 100% सच्चाई होती है। हाँ, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वो आजाद बच्चा बड़ा होकर एक अडल्ट यूनिफॉर्म या कह लें कि वयस्कों की एक अदृश्य वर्दी पहन लेता है। एक ऐसी वर्दी जो इतनी कसी हुई है कि वो इंसान के अंदर के बच्चे का दम ही घोंट देती है। ये वर्दी बाहर से तो बहुत चमकदार और पेशेवर दिखती है, लेकिन अंदर से इंसान बिल्कुल खाली महसूस कर रहा होता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये बदलाव अचानक तो नहीं होता, तो दिमाग इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम कैसे देता है? इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान की भाषा में इमोशनल मास्किंग कहा जाता है। इमोशनल मास्किंग? हाँ, बचपन में दिमाग का वो हिस्सा जो सामाजिक नियमों को समझता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, समाज एक बहुत ही सख्त कंडीशनिंग शुरू कर देता है। मतलब सिखाना शुरू कर देता है कि कैसे बर्ताव करना है। बिल्कुल। दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, वो ये सीखना शुरू कर देता है कि हर भावना को व्यक्त करना सुरक्षित नहीं है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर अपना असली दुख या डर दिखाएगा तो उसे कमजोर मान लिया जाएगा। इसलिए दिमाग एक रक्षा तंत्र विकसित करता है। वो भावनाओं को सेंसर करना शुरू कर देता है। ओहो। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि समाज इस मास्किंग को, इस भावनाओं को छिपाने की कला को सफलता का नाम दे देता है। मतलब जो जितना अच्छा नाटक कर ले वो उतना सफल। एकदम सही। जो व्यक्ति अंदर से टूटकर भी बाहर मुस्कुराते हुए अपना काम करता है, उसे समाज में सबसे ज्यादा पेशेवर और मजबूत माना जाता है। ये बात गहराई से सोचने पर बहुत परेशान करने वाली लगती है। मतलब जिस चीज का हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं,
वो असल में अपने ही अंदर चल रहे एक निरंतर मानसिक युद्ध का नाम है। हाँ, एक ऐसा युद्ध जो कभी खत्म नहीं होता। इस अदृश्य वर्दी को दिन भर पहने रखने की ना एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत हमें हमारी चर्चा के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ ले जाती है, शांत थकावट, या जिसे क्वाइट मेंटल एग्जॉस्शन कहते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि कॉर्पोरेट जगत में आज जो भयंकर बर्नआउट दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ ज्यादा काम करने का परिणाम नहीं है। फिल्म में वेद के उस रूटीन को देखिए। वो सुबह अलार्म बजने से पहले उठता है। हाँ, एक मशीन की तरह टाई बांधता है। बिल्कुल। लिफ्ट में शीशे के सामने एक नकली मुस्कान की प्रैक्टिस करता है, और ऑफिस में हर किसी को आई एम फाइन सर बोलता है। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे इंसान ने अपने अंदर के इंसान को मारकर एक एक रोबोट को जन्म दे दिया है। सही कहा आपने। और यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है, जिसे इमोशनल लेबर या भावनात्मक श्रम कहा जाता है। भावनात्मक श्रम? हाँ। जब कोई व्यक्ति दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे ऐसा व्यक्ति बनने का नाटक कर रहा है जो वो असल में नहीं है, तो उसके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लगातार ओवरड्राइव में काम कर रहा होता है। मतलब दिमाग को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। बिल्कुल। वो दिमाग के भावनात्मक केंद्र अमिगडाला से उठने वाले असली सिग्नल्स को दबाने में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करता है। ये जो शांत थकावट है ना, ये शारीरिक मेहनत की थकावट नहीं है, जिसे आइद एक अच्छी नींद के बाद मिटाया जा सके। हाँ, नींद से ये थकान नहीं जाती। ये उस मुखौटे को अपने चेहरे पर टिकाए रखने की कॉग्निटिव थकावट है। जब कोई लगातार पीपल प्लीजिंग करता है, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है, तो उसका नर्वस सिस्टम एक क्रॉनिक स्ट्रेस में चला जाता है। ओहो। यही कारण है कि लोग वीकेंड पर कुछ भी नहीं करते, फिर भी सोमवार की सुबह खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। अरे लेकिन इस बिंदु पर आके मुझे लगता है कि एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है। मतलब हर कोई अपनी मनमर्जी की जिंदगी तो नहीं जी सकता ना। सही बात है। जीवित रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक नीरस रूटीन का पालन करना तो हर इंसान की मजबूरी है। क्या कोई व्यक्ति सिर्फ ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकता है कि उसे ये सब नकली लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, एक इंसान ये कैसे पहचाने कि वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या वो सच में उस सर्वाइवल मोड में अपनी आत्मा को ही खो चुका है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी चुनौती है। देखिए, रूटीन या जिम्मेदारी निभाना अपने आप में कोई खलनायक नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक साधारण रूटीन का पालन करते हैं और खुश रहते हैं। समस्या रूटीन की नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब वो रूटीन इंसान की पूरी पहचान को निगल जाता है। अच्छा, पहचान को निगल जाता है। हाँ, जिम्मेदारी निभाना और खुद को खो देना, इन दोनों के बीच की लकीर वहां पार होती है जहां ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। मतलब इंसान की असलियत खत्म हो जाती है। हाँ, जब इंसान के अंदर की हर रचनात्मक सोच, हर छोटी खुशी और खुद के वजूद का एहसास उस रूटीन के नीचे कुचल जाता है। जब किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी या रूटीन से भागने की तीव्र इच्छा होती है ना, तो समाज इसे अक्सर आलस्य समझ लेता है। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि ये कामचोर है। हाँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह आलस्य नहीं है। ये इंसान की खोई हुई पहचान की, उसके अवचेतन मन की एक पुकार है जो कह रही है कि वो मशीन नहीं है। ये जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से मृत हो जाने से बचाने की एक आखिरी बायोलॉजिकल कोशिश है। बाप रे, ये समझना बहुत जरूरी है कि भागने की वो गहरी इच्छा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग का एक अलार्म सिस्टम है। वो बता रहा है कि सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। एकदम सही। और जब ये अलार्म बहुत तेज बजने लगता है, जब वो कॉर्पोरेट मुखौटा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब इंसान एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो उस मुखौटे के पार देख सके। यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है और हम तारा के किरदार पर आते हैं। अक्सर कहानियों में ऐसे किरदारों को एक मसीहा के रूप में दिखाया जाता है जो आते हैं और हीरो की जिंदगी संवार देते हैं। हाँ, एक टिपिकल लव स्टोरी की तरह। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसे आज के तकनीकी संदर्भ में देखूं ना, तो तारा मुझे कोई मसीहा या जादू की छड़ी नहीं लगती। मुझे वो एक सिस्टम एरर या किसी भारी सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह लगती है। हाँ, सिस्टम एरर, बहुत खूब है ना। वेद अपनी पूरी तरह से प्रोग्राम की गई एक सुरक्षित रोबोटिक जिंदगी जी रहा था। उसका एक फिक्स रूटीन था। तारा उस सिस्टम में एक ऐसा वायरस बनकर आती है जो उस पुरानी प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से क्रैश कर देती है। ये सिस्टम एरर वाली उपमा ना पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करती है। इसे समझने के लिए हमें फिल्म के दो अलग अलग माहौल को देखना होगा, कोर्सिका और दिल्ली। कोर्सिका में क्या था, वहां वेद पूरी तरह से गुमनाम था। हाँ, कोई उसे जानता नहीं था।
बिल्कुल, वहां कोई समाज, कोई ऑफिस, कोई बॉस नहीं था। गुमनामी इंसान को अपनी सामाजिक उम्मीदों के बोझ से आजाद कर देती है। इसलिए कुर्सिका में वेद का असली स्वरूप वो आजाद बच्चा बाहर आ सका। हाँ, और तारा ने उस असली वेद को देखा था। बिल्कुल देखा था। लेकिन जब वो दिल्ली में उस रोबोटिक वेद से मिलती है तो वो उस मुखौटे को मानने से इनकार कर देती है। अक्सर रिश्तों में लोग ऐसे पार्टनर चुनते हैं जो उनके उस मुखौटे को ही सच मानते हैं, क्योंकि वो बहुत सुरक्षित होता है। सही बात है, कोई सवाल नहीं पूछता। हाँ, इससे उनकी वो झूठी जिंदगी बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। लेकिन तारा उस सुरक्षा चक्र को तोड़ देती है। वो एक ऐसा आईना बन जाती है जो वेद को उसकी अपनी शून्यता दिखा देता है। और मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान की असलियत इस तरह देख लेता है ना, और उस सालों पुराने मुखौटे को सरेआम खारिज कर देता है, तो वो पल सुकून देने वाला बिल्कुल नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मतलब वो पल बहुत भयानक और डरावना होता होगा, क्योंकि सालों की मेहनत से बनाया गया सुरक्षा चक्र अचानक टूट जाता है। इंसान पूरी तरह से नंगा और असुरक्षित महसूस करता है। बिल्कुल। इसी बात को मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस या विचारों के भारी टकराव से जोड़ा जा सकता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, वेद के दिमाग ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि वो प्रोडक्ट मैनेजर का किरदार ही उसकी असलियत है। जब तारा कहती है कि तुम ये नहीं हो, तो वेद के दिमाग का पूरा ढांचा हिल जाता है। इसे एक तरह की ईगो डेथ कह सकते हैं। ईगो डेथ। हाँ, सालों से जिस आत्मछवि को उसने सहेज कर रखा था वो टूट जाती है। ये डरावना इसलिए है क्योंकि अब छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची। बाप रे। इंसान को अचानक ये एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी के इतने साल एक झूठ जीने में निकाल दिए। हाँ। लेकिन उस घबराहट और टूटने के बाद ही ना एक अजीब सा सुकून भी आता है। सुकून कैसा? क्योंकि पहली बार इंसान को ये एहसास होता है कि उसे वो भारी मुखौटा उठाए रखने की अब कोई जरूरत नहीं है। किसी ने उसकी असलियत को देख लिया है और उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया है। वाओ, ये विचार ही अपने आप में एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। मतलब जब पर्दा गिरता है तो शुरुआत में पैनिक अटैक आता है, सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन उसी मलबे के नीचे से असली आज़ादी का जन्म होता है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से हम आत्मस्वीकारती यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस और हीलिंग के सफ़र में प्रवेश करते हैं। जब वो सिस्टम क्रैश होता है ना, उसके बाद का जो समय होता है वो बहुत उथल पुथल भरा होता है। ज़्यादा। मुझे लगता है कि हीलिंग को लेकर आधुनिक समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैल गई है। ऐसा माना जाता है कि हीलिंग का मतलब है योगा करना, शांत रहना और अपने आप को पूरी तरह से बदलकर एक बेहतर या परफेक्ट इंसान बन जाना। लेकिन इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने के बाद मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया है। हीलिंग का असली मतलब कुछ नया बनना नहीं है, बल्कि हीलिंग का मतलब है समाज के लिए गढ़े गए उस परफेक्ट इंसान को पूरी तरह से नष्ट कर देना, उन सभी परतों को बेरहमी से उखाड़ फेंकना जो समाज ने इंसान पर थोप दी थी। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हीलिंग का अर्थ किसी नई चमचमाती इमारत का निर्माण करना नहीं है, बल्कि उस झूठी इमारत को गिराकर अपनी खोई हुई नींव को खोजना है। जब इंसान का मुखौटा गिरता है तो वो तुरंत ठीक नहीं हो जाता। एक बीच का समय आता है, एक बहुत ही अस्त व्यस्त और भयानक दौर, जहां इंसान को ये नहीं पता होता कि वो असल में है कौन। जैसे फिल्म में वेद का अजीब बर्ताव करना। बिल्कुल। वेद का अपनी नौकरी से निकाला जाना, उसका अजीब बर्ताव करना, ये सब उसी अफरा तफरी का हिस्सा है। दिमाग अपने नए स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा। हीलिंग की असली प्रक्रिया तब शुरू होती है जब इंसान उस एक आवाज को सुनना शुरू करता है जो उसकी अपनी है, ना कि उसके परिवार, बॉस या समाज की। मनोविज्ञान बताता है कि आत्मस्वीकृति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये स्वीकार करना है कि इंसान अपनी खामियों, अपने अजीब शौक और अपनी उलझनों के साथ भी पूरी तरह से मुकम्मल है। और यही आत्मस्वीकृति इंसान को उसकी रचनात्मकता की तरफ वापस ले जाती है। बिल्कुल। यहाँ रचनात्मकता से मेरा मतलब सिर्फ पेंटिंग करना या कविता लिखना नहीं है। रचनात्मकता का मतलब है जिंदगी को महसूस करने का तरीका। हाँ, जीने का तरीका। वेद का वापस कहानियों की दुनिया में लौटना इस बात का प्रतीक है कि जब इंसान अपनी असलियत में होता है तो वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं रहता, वो सच में जीता है। हाँ, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा जो सर्वाइवल मोड या डर को नियंत्रित करता है ना, जब वो शांत होता है तभी इंसान नई चीजें सोच पाता है। रचनात्मकता कभी भी दबाव में या समाज के डर के साये में नहीं पनप सकती। उसके लिए एक आजाद नर्वस सिस्टम की आवश्यकता होती है। जब इंसान दूसरों की उम्मीदों का वो भारी बोझ उतार फेंकता है तभी उसकी असली ऊर्जा बाहर आती है। बिल्कुल सही।
फिल्म तमाशा इतने सालों बाद भी अगर शोध का विषय बनी हुई है तो उसका कारण यही है कि ये हर उस इंसान की फैंटेसी को पर्दे पर उतारती है जो अपनी सामाजिक जंजीरों को तोड़कर बाहर आना चाहता है। हाँ, लोग इस कहानी से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वे भी अपनी जिंदगी में उस शांत थकावट से आज़ादी पाना चाहते हैं। वे भी चाहते हैं कि कोई उनके उस मुखौटे को खींचे और उन्हें आज़ाद कर दे। सच में ये पूरी चर्चा वाकई दिमाग के बंद दरवाजों को खोलने वाली रही है। इंसान के व्यवहार, उसकी भावनाओं और समाज के दबाव के बीच का जो तंत्र आज हमने समझा, वो ये स्पष्ट करता है कि खुद को खोजना कोई एक दिन का काम या कोई सीधा रास्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सफर है जिसमें बहुत सी पुरानी चीजें टूटती हैं, बहुत दर्द होता है, लेकिन जब इंसान उस पार पहुंचता है ना, तो वो पहली बार खुली हवा में सांस ले पाता है। और अंततः ये सफर इस बात का एहसास कराता है कि इंसान को दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। समाज के तय किए गए सांचों में फिट होने की कोशिश ही सारी मानसिक बीमारियों की जड़ है। अपनी असलियत को, अपनी इंडिविजुअलिटी को बिना किसी शर्म के गले लगाना ही सच्ची मनोवैज्ञानिक आजादी है। तो मनोविज्ञान, बर्नआउट के सिद्धांतों और एक शानदार कहानी के इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक बार फिर उसी मंच पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। कल्पना कीजिए, वो मंच अभी भी सजा हुआ है, लाइटें जल रही हैं और नाटक जारी है। लेकिन इस चर्चा के बाद एक सवाल है जो लंबे समय तक गूंजना चाहिए। वो क्या? जब सुबह उठकर आईने के सामने टाई बांधी जाती है या ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ जाता है, तो क्या वो इंसान अपनी असलियत जी रहा है, या वो भी किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट में एक रोबोट की तरह अपना डायलॉग बोल रहा है? सोचने वाली बात है। सोचकर देखिए, अगर आज अचानक वो मंच टूट जाए, वे चमचमाती लाइटें बुझ जाएं और सामने बैठे दर्शक हमेशा के लिए गायब हो जाएं, तो उस खाली अंधेरे में असल में कौन बचेगा?